हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे स्टडी पे आज मैं आपके लिए काफ़ी स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं, जो कि मैं अपने ऑफलाइन में जो बच्चों को पीडीएफ दे करके बताते थे, पढ़ाते हैं, है ना, उसी पीडीएफ का आप लोग के साथ जिक्र करने वाले हैं। जो कि कोई भी स्टेट क्लास 10th का जो एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना क्लास 10th का, वो साइंस का जो चैप्टर है मानव नेत्र, इस मानव नेत्र से अब एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। ये 100% हम यहाँ पर लिखे हैं क्या चीज, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो 100% हम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न का जिक्र कर रहे हैं। आपको ये पूरे लेक्चर को देखना है और सुनना है। हम पिक्चर पार करके पूरी बात को समझाए हैं, एक का डिफिनेशन, एक का परिभाषा। हमें पूर्णतः विश्वास है कि ये आपके परीक्षा में बेहद सहयोगी होगा। यदि आपको चाहिए इसी जो पीडीएफ के थ्रू आपको बताने वाले इसी का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम को इंस्टॉल करना पड़ेगा और वहां पर जाकर के सर्च कीजिए एजे स्टडी लाइव, ठीक है। और यूट्यूब पर बेहतर तैयारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा एजे स्टडी को, क्लास 10th की पूरी तैयारी के लिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर फिजिक्स का चैप्टर मानव नेत्र और रंगारंग संसार के बारे में। किस रूप में हम पीडीएफ को सजाए हैं, है ना, ये हाथ से लिखा हुआ पीडीएफ है, ठीक है। आपके लिए एग्जाम से संबंधित पूरी क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ, इससे फाजिल आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसका हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चैप्टर हम बीटीबीसी का जो बुक है उसमें चैप्टर हम 3 का जिक्र करने वाले हैं, मानव नेत्र तथा रंगारंग संसार का, है ना। सबसे पहले यहाँ पर क्या समझाया गया है, आप क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले समझाया गया है मानव नेत्र की संरचना। आइए पहले मानव नेत्र की संरचना, ये तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इसके पिक्चर के द्वारा हम इसकी संरचना को समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए यहां पर आपको फिगर दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले इस फिगर पर हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। ये जो सबसे जो बाहरी परत ये आपको दिख रहा है, ये वाला सबसे बाहरी परत, इस बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। और इसी श्वेत पटल को हम कहते हैं स्क्लेरोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। मतलब नेत्र का जो बाहरी परत होता है, बाहरी क्षेत्र होता है, वो क्या कहला रहा है, आपका श्वेत पटल यानी स्क्लेरोटिक कहला रहा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, यही श्वेत पटल आगे चल करके, यहाँ पर पेंसिल पर ध्यान देना है, यही श्वेत पटल आगे चल करके कहाँ पर बन रही है, किसका निर्माण कर रहा है, कॉर्निया का निर्माण कर रहा है, ठीक है, जो कि एक पारदर्शी भाग है। और ये आपका श्वेत पटल क्या है, ये आपका एक अपारदर्शी भाग है। समझ पा रहे मेरी बात को। अब आइए देखिए, अब श्वेत पटल का नीचे वाला भाग क्या है, आपका क्या दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोराइड। क्या है, कोराइड। अब देखिए यही कोराइड आगे चल कर किस में बदल रहा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा तीर के निशान पर, किस में बदल रहा है, आइरिस में बदल रहा है। मतलब कोराइड आगे चल कर किस में परिवर्तन हो रहा है, आइरिस में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब आइए तीसरा जो आप पटल देख रहे हैं यहाँ पर, ये वाला भाग देख रहे हैं, ये आपका रेटिना है। रेटिना को हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल भी कहते हैं। और इसी स्थान पर क्या बनता है, मानव का जब नेत्र के द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वह इसी स्थान रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो बने प्रतिबिंब होते हैं उसे मस्तिष्क तक जो भेजने का काम करता है, वह काम कौन करता है, प्रकाश स्नायु। कौन करता है, प्रकाश स्नायु यानी दृक् तंत्रिका। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, अगर समझ में आ रही हो पूरी बात तो, ठीक है।
ये आपका क्या हो गया, दृक् तंत्रिका हो गया। क्लियर है। अब देखिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है आपका नेत्र लेंस, बीबीआई प्रश्न है। नेत्र लेंस को हम कहते हैं स्फैटिक लेंस। क्या कहते हैं, स्फैटिक लेंस कहते हैं। ये नेत्र लेंस को जो अटकाए हुए रहता है, बांधे हुए रखता है, वो कौन रखता है, सिलियरी मांसपेशियां। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियां जो है वह नेत्र लेंस, और ये भी आपको पता होगा कि जो नेत्र लेंस है वह उत्तल लेंस का बना होता है। ये भी मालूम होना चाहिए कि जो उत्तल लेंस का बना होता है, अगर कोई उत्तल लेंस है तो इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा। चलिए, तो नेत्र लेंस को कौन बांधे रहता है, तो सिलियरी मांसपेशियां जो है इसको अटकाए हुए रखता है। अच्छा, सिलियरी मांसपेशियां का संपर्क किससे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो इसका संपर्क किससे है, तो इसका संपर्क आपका आइरिस से है। मतलब आइरिस का आकार घटे बढ़ेगा तो सिलियरी मांसपेशियां भी क्या होगा, घटे बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं, सिलियरी मांसपेशियां भी घटे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ लिए। ये जो सिलियरी मांसपेशियां की जो बीच वाली जो भाग आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये कहलाता है क्या, आपका पुतली। क्या कहला रहा है, पुतली, जो कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश जब नेत्र में प्रवेश करता है ना, तो इसी पुतली के द्वारा जो है कहाँ पर जाता है, वो जाता है आपका कॉर्निया लेंस में प्रवेश करता है। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन कर रहा है, तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुतली कर रहा है। तो ये पूरी संरचना को हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझा दिए। अब देखिए, केवल पढ़ करके हम आपको बता देते हैं जिसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है, जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, जिसका व्यास लगभग में 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर लगभग में होता है, जिसकी बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ को बता दिए थे। और इसके उभरे हुए भाग पारदर्शी होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के नीचे का भाग हल्के भूरे रंग का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। ठीक है, जो आगे चल करके आइरिस यानी परितालिका में क्या होता है, बदल जाता है। आइरिस यानी परितालिका में बदल जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए, यह आइरिस क्या करता है, डायफ्राम का काम करता है। डायफ्राम मतलब समझ रहे हैं ना, फैलना सिकुड़ना। क्योंकि देखिए, जब ये आइरिस फैले सिकुड़ेगा, ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियां क्या होगा, सिलियरी मांसपेशियां क्या करेगा, इसकी प्रकाश, एक तो आइरिस प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करेगा। जब आइरिस जब फैले या सिकुड़ेगा तो यहाँ पर पुतली के आकार में घट बढ़ होगा, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा भी नियंत्रित होगा वहां से। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। चलिए, तो यही है डायफ्राम का कार्य करता है, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। नेत्र में जिलेटिन, बीबीआई है, नेत्र में जिलेटिन तथा मुलायम पदार्थ से बने सिलियरी मांसपेशियां होता है, जो स्फैटिक लेंस यानी उत्तल लेंस को लटकाए रखता है। क्लियर है, नेत्र के बारे में आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही देखिए नोट्स हम आपको बना करके दिए, सुंदर सा नोट्स करा है। देखिए कि नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। ठीक है, इसे आप लोग जो है नोट कर लीजिए ठीक से। किसकी भांति कार्य करता है, तो फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। क्लियर है। नेत्र में बने प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, क्योंकि वास्तविक उत्तल लेंस है। समझ रहे हैं बात को। पुतली के आकार को आइरिस यानी परितालिका नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनता है। ठीक है, और नेत्र में प्रतिबिंब को प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका द्वारा जो है मस्तिष्क के पास भेजा जाता है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। बेस्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग के भी, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए संभावित है। क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहले हम एक लोकल सा भाषा में इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, बुक को पढ़ते होंगे, अगर रोशनी तेज नहीं है तो क्या करते हैं, हम आंख को पूरा सिकुड़ा करके नजदीक में जा करके हम उसको देखते हैं, गौर से देखते हैं। जब प्रकाश तेज होता है तो आंख को हम फैला करके ऐसे करके देखते हैं। समझ बात को।
है ना। मतलब कभी आंख को सिकुड़ा करके देखते, कभी आंख को फैला करके देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए ताकि हमारे नेत्र का जो फोकस, जो उत्तल लेंस हो, उसके फोकस में परिवर्तन हो, और जब वही फोकस में परिवर्तन कर करके हम वस्तु को देखते हैं, साफ और स्पष्ट देखते हैं, तो मानव नेत्र की इसी गुण को हम समंजन क्षमता कहते हैं। समझ गए ना। देखिए एकदम सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है कि मानव नेत्र का वह गुण, बोलिए, मानव नेत्र का वह गुण जिससे दूर रखे वस्तु या नजदीक रखी वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं या दे सके, तो मानव नेत्र के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। इसी का थोड़ा सा हम व्याख्या करके लिखे हैं। मानव नेत्र का वह गुण जिससे सिलियरी मांसपेशियां, बारे बार मांसपेशियां को घटा बढ़ाकर, सिलियरी मांसपेशियां को घटा बढ़ाकर, क्या करके, जब सिलियरी मांसपेशियां घटेगा बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी फोकस दूरी में बदलाव होगा। मतलब सिलियरी मांसपेशियां घटा बढ़ा करके फोकस दूरी को अदल बदल कर दूर रखे वस्तु या नजदीक रखे वस्तु को जब हम साफ और स्पष्ट देखते हैं तो उसे मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब मानव नेत्र का वह गुण जिससे दूर रखे वस्तु और नजदीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट देखते हैं तो उसे हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा हुआ है, नेत्र अपने अंदर आने वाली प्रकाश को सिलियरी मांसपेशियां द्वारा नियंत्रित करता है। सिलियरी मांसपेशियां अभी भी आई है ना। चलिए नेक्स्ट बात देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात है कि हम जब तेज रोशनी से बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, आ गया ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब हम तेज रोशनी से बंद कमरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ क्षण के लिए बहुत वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता, कुछ क्षण के लिए वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता, जो बोल रहा है ना। तो देखिए हमने क्या बताया कि जब हम तेज रोशनी पर, समझा देते हैं, काफी पढ़ के हम सुना देंगे। जब हम तेज रोशनी वाले में होते हैं तो क्या होता है, आंख जो है पूरा, जब आंख में ज्यादा प्रकाश की मात्रा जा रहा है, जब ज्यादा प्रकाश की मात्रा होगा तो सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ी हुई होगी, सिलियरी मांसपेशियां जब सिकुड़ी हुई होगी, ठीक है, तो पुतली का आकार छोटा होगा, तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश होगी उसकी मात्रा कम होगी, है ना। लेकिन जब हम बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, रोशनी वाले, तेज रोशनी वाले से बंद कमरे में प्रवेश करते हैं, तो होता क्या है कि एक तो पहले से ही हमारे नेत्र में कम प्रकाश जा रहा है ना, क्योंकि सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ी हुई है, पुतली का आकार छोटा हो गया है, ठीक है। अब जब बंद कमरे में आते हैं तो उसमें रोशनी है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद जब हम अपने सिलियरी मांसपेशियां को फैलाते हैं तो पुतली के आकार क्या होता है, बढ़ता है। पुतली के आकार बढ़ने पर क्या होता है कि वहां पर जो वस्तु जो बंद कमरे में रखा हुआ होता है उससे जो टकरा करके हमारे आंखों तक प्रकाश आ रही है, वे हमारे नेत्र के द्वारा अपवर्तित होकर के रेटिना पर चला जाता है, जिसके कारण हम वो वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद देख पाते हैं, ठीक है। देखिए जब हम तेज रोशनी वाले स्थान पर होते हैं तो हमारे नेत्र की सिलियरी मांसपेशियां बहुत ज्यादा सिकुड़ी होती है ना, जिसके कारण जब हम कम प्रकाश वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वस्तु से आने वाली प्रकाश रेटिना तक नहीं पहुंचता है। जब हम कम रोशनी वाले गए थे, क्या होता है, वस्तु से टकरा करके जो प्रकाश आया वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि प्रकाश की मात्रा इतना कम है और पहले से ही हम पुतली को सिकुड़ाए हुए हैं, है ना, नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है, फलतः हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन यूं ही जब पूरा खोलते हैं कुछ समय बाद, ठीक है, तो हम वस्तु को फिर दोबारा देख पाते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आप क्या करिएगा, एकाएक मतलब आंख पर फ्लैश मार देते हैं, लाइट टॉर्च, और फिर बंद कर देते हैं, तो देखिएगा आसपास की वस्तुओं को दिखाई नहीं देगा, है ना। नेक्स्ट बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आप लोग के बीच आ गया
कि हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। पहले तो आप लोग नोट करके लिख लीजिए कि मानव नेत्र का सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। मानव नेत्र का सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। लिख लिए, फिर लिख लीजिए दूसरा, मानव नेत्र का दूरबिंदु, मानव नेत्र का दूरबिंदु अनंत है। लिख लिए। देखिए तब इसी पे लिखते हैं, मैंने न्यूनतम 25 सेंटीमीटर तक के हम वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक वाले वस्तु को देखते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई बुक ले लेते हैं, ठीक है, ये मेरे पास एक बुक है। अब हम इस बुक को काफी नजदीक लेकर के जाते हैं, 25 सेंटीमीटर से कम जब लेकर के जाते हैं तो जो सिलियरी मांसपेशियां होता उतना सिकुड़ ही नहीं पाता है। अब जब वो सिकुड़ नहीं पाएगा तब फोकस दूरी में परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा। अब जब फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं हो पाएगा तब उस वस्तु का साफ और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं रेटिना पर बना पाएंगे, बस फल तो नहीं देख पाते हैं। यह तो लिखा हुआ है, देखिए पढ़ देते हैं। हम जानते हैं कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इससे नजदीक रखे वस्तु को जब हम देखते हैं तो सिलियरी मांसपेशियां का संकुचन इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। ये याद रखना है, सिलियरी मांसपेशियां का जो संकुचन होता है वह इससे ज्यादा नहीं हो पाता है, जिससे फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखे वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। बस हो गया, समझ में आया। देखिए अब आइए दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है, भी आई 5 नंबर, 2 नंबर तो कन्फर्म है। ऐसे 5 अगर पूरा पूछ लिया कहीं कि दृष्टि दोष क्या है, इनमें से किसी एक दोष का जो है कारण और उसके निवारण का वर्णन करें। हम एक में तीनों का कंप्लीट कर देते हैं। पहले यह समझना, दृष्टि का मतलब नेत्र, देखना। दोष का मतलब त्रुटि, मतलब होता क्या है कि आंखों में त्रुटियां, जिसके कारण हम नजदीक या दूर के वस्तु को साफ और स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो वही देखिए, पढ़िएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष जिससे नजदीक रखे वस्तु या दूर रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट हम नहीं देख पाते हैं, तो मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। सिंपल सी बात, बोलिए समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आया तो कमेंट कीजिए कि ठीक समझ में आ रहा है ना। अब आइए, ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये पता है, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। जब एग्जाम में पूछेगा ना तो लिख दीजिएगा दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते, मुख्यतः लगा दीजिएगा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। फिर देखिए व्याख्या करेंगे निकट दृष्टि दोष का, तो निकट दृष्टि दोष का व्याख्या करेंगे। तो बस सिंपल, निकट बोले तो निकट वाला दिखेगा, जौन दोष रहेगा वो वाला वस्तु दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और जौन दोष नहीं रहेगा वाला वस्तु नहीं दिखेगा। तो निकट है तो निकट वाला दिखेगा, दूर वाला नहीं दिखेगा। लिख सजा दीजिए, बस सजा देना है। मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष जिसमें निकट के वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं लेकिन दूर के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ते, बस सजा देना है केवल। तो मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके 2 कारण हैं। कितने कारण हैं? 2 कारण। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अभी हम समझा रहे हैं। दूसरा, नेत्र गोलक का सामान्य से ज्यादा मोटा। देखिए नेत्र गोलक का लंबा हो जाना मतलब हुआ क्या कि मेरा जो वास्तविक था ना रेटिना वो ये था, ठीक है, वास्तविक रेटिना मेरा ये था। लेकिन हुआ क्या कि जब त्रुटि हुआ तो ये रेटिना उठ करके कहाँ आ गया, यहाँ आ गया।
तो हमारा जो लेंस यहाँ पर उत्तल लगा हुआ है उसका जो क्षमता क्या है, यहाँ पर फोकस करने का, प्रकाश को कहाँ तक, यहाँ तक फोकस करने का क्षमता है। लेकिन रेटिना अब आ गया कहाँ, रेटिना तो अब यहाँ आ गया, तो प्रतिबिंब खाक बनेगा, नहीं ना बनेगा। तो या तो मोटा या तो बड़ा हो जाना। समझ गए बात यहाँ से। अब क्या करिएगा, अब हमें क्या करना है कि प्रकाश को फैला करके, यहाँ से प्रकाश को फैला करके यहाँ लाना है। तो प्रकाश के फैलाने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस की अवतल लेंस। कहिएगा सर अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है, क्योंकि उत्तल लेंस तो केंद्रित कर देता है एक जगह पर प्रकाश को, इसीलिए तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल को। तो क्या करेंगे, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस से बने चश्मे का हम प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, ये प्रकाश की मात्रा फैलेगा और ये वास्तविक जहां रेटिना था वहां जाकर के ये बैठ जाएगा। देखिए इसका समीकरण कभी कभी पूछ देता है, तो आप डायरेक्ट, ऐसे तो हम पूरा सोल्व कर दिए हैं, आपको इतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट केवल इतना याद रख लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष के लिए F बराबर -D। क्लियर है। यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण है तो डॉक्टर रोगी को अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करने को बोलते हैं। ठीक है। दूसरा दूरदृष्टि दोष, तो सजा दीजिए केवल मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले वैसे दोष जिससे दूर के वस्तु तो साफ और स्पष्ट दिखाई देते हैं लेकिन नजदीक के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तो मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले ऐसे दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर, समझ गए। बस वही तो यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके दो कारण, बस उसमें लंबा इसमें छोटा, छोटा या पतला। कैसे देख लीजिए, पहले रेटिना यहाँ था, पहले रेटिना यहाँ था तो लेंस का क्या काम था कि फोकस को यहाँ लाकर केंद्रित करना प्रकाश को, लेकिन अब क्या हो गया, घाट करके यहाँ आ गया तो प्रतिबिंब खाक बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा, प्रकाश को ज्यादा झुकाना पड़ेगा, तो ज्यादा झुकाने वाला काम कौन करता है, हमारा उत्तल लेंस करता है। तो उत्तल लेंस की ओर चलल जाए, है ना, उत्तल लेंस की ओर, तो उत्तल लेंस लगाएंगे, प्रकाश का फोकस जो है रेटिना पर हो जाएगा। ठीक है, वही लिख दिए हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आइए इसका निवारण देखिए, इसका ये याद कर लीजिएगा समीकरण F बराबर d ग्रेटर डी वटा -D + D। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, ये देखिए होता क्या है कि उम्र बढ़ने पर इसमें दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी, दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख दिए है कि उम्र बढ़ने पर मानव नेत्र में होने वाले वैसे दोष जिससे न तो नजदीक के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं और न तो दूर के वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, तो मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले ऐसे दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है ना। और इसके निवारण के लिए क्या करेंगे, द्वि फोकस या वाई फोकल लेंस। ठीक है, मतलब अवतल उत्तल दोनों। देखिएगा जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग होंगे उनके चश्मा पर आप गौर कीजिएगा। ठीक है, उनके चश्मा पर आप गौर कीजिएगा तो क्या देखिएगा कि इस प्रकार का चश्मा होगा, उनके नीचे में एक ऐसे होगा, देखिएगा ध्यान से, उभड़ा हुआ पार्ट। तो जो उभड़ा हुआ पार्ट होगा यह उत्तल हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका उत्तल हो जाएगा, उभड़ा वाला दोनों में। ठीक है, ये वाला उत्तल हो जाएगा, बाकी ये वाला अवतल हो जाएगा। अगर मैंने उनको नजदीक के पढ़ना है ना तो चश्मा को ले आएंगे यहाँ पर, पूरा सटा लेंगे, आप पढ़ेंगे। और जब दूर देखना है तो चश्मा के लगा लेंगे नाक के पास। ठीक है, ये हो गया जरा दृष्टि दोष। एक और हम दृष्टि दोष की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अबिंदुकता के बारे में। इसके बारे में, अबिंदुकता के बारे में। तो अबिंदुकता क्या होता है, ये पूछ सकता है, नहीं पूछ सकता है, लेकिन एक बार पूछ दिया था तो हम ये आप लोग के बीच PDF में इसको डलवा दिए हैं। तो ये होता क्या है कि जब मानव नेत्र में नेत्र गोलक का वक्रता त्रिज्या की लंबाई सभी जगह समान ना होती, जो वक्रता त्रिज्या होती नेत्र लेंस का ना, वो सभी जगह समान नहीं होता नेत्र गोलक का। जिससे क्या होता है, वस्तु हमें उभड़ा खाबड़ दिखाई देता है, उठा हुआ,
उबड़ा खाबड़ दिखाई देगा, मतलब अपने वास्तविक साइज में दिखाई वो नहीं देता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से कुछ हटकर बनता है, जिसके कारण वस्तु अपने वास्तविक आकार में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। इसके देखिए निवारण में याद रखना है, निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में हम क्या किया, इसका 2 पार्ट हम लेकर के आएंगे। इसमें हमने क्या किया, दृष्टि दोष तक कंप्लीट कर दिए। अगला जिसका पार्ट 2 लाएंगे उसमें VBI क्वेश्चन, तारे का टिमटिमाना क्या है, ग्रह चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्ण विक्षेपण क्या है। फिर हम जानेंगे कि कुछ रंगों का तरंगदैर्घ्य के बारे में जानेंगे। रेलवे सिग्नल में या टावर में उच्च लाल बत्ती का प्रयोग क्यों करते हैं, अंतरिक्ष से देखने पर आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष क्या है, आदि आदि प्रश्न का जिक्र हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जिक्र करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि अभी जो हम आपको पढ़ा है वो आपको कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में कीजिए, है ना। आपके कमेंट का हमें रहता है इंतजार। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक दीजिए हमें इजाजत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बाय बाय, सभी को